हेलो फ्रेंड्स, आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ स्वास्थ्य सही न होने के कारण आपकी क्लास कुछ गैप हुई है। ठंड बहुत चल रही है तो इस चक्कर में कुछ थोड़ा बहुत जो है सर्दी वगैरह लग गया था। चलिए, लेकिन आज से क्लास आपकी जो है फिर से स्टार्ट हो रही है। तो आपका जो है हम टॉपिक पढ़ा रहे थे वो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो क्लास था, चलिए ताम्रपाषाणिक संस्कृति में देखते हैं। अच्छा, ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है यह आधुनिक ग्रामीण समाज की यहीं से नींव पड़ी है। जैसे देखिए, सपोज दैट ताम्र पाषाणिक संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि नवीन यानी आधुनिक ग्रामीण समाज की उत्पत्ति यहाँ से देखने को मिलती है हमको है। ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कृति है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें मनुष्यों के बारे में थोड़ा हम बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो वो पूजा जैसे करते थे, तो वो मनुष्य जो पूजा करते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो इसमें आप समझेंगे कि मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी, ये तो हो गई मातृ देवी की पूजा। अब उसके बाद जो है वृषभ की पूजा करते थे, यानी बैल की पूजा करते थे। यानी इसको कहते हैं बैल। तो दो पूजा प्रचलित थी, एक तो मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी उस समय ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, और उसके बाद जो है वृषभ की पूजा, मातृ देवी वृषभ। तो बस ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इस काल में बहुत सी संस्कृतियाँ पाई गई हैं, जो जिसमें जैसे मान लीजिए जोरवे संस्कृति है, आहार संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, बहुत सी ऐसी संस्कृतियाँ हैं जैसे जिनसे जो है बहुत से प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद सावलदा संस्कृति एक है, तो वो भी पाई गई थी। तो इस तरीके से बहुत सी संस्कृतियाँ पाई गई जिसमें आपका क्वेश्चन, आपके यूज़फुल जो क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो वो क्वेश्चन जो हो सकता है तो उसमें आपका जो है जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें नवीन संस्कृति एक पूछी जाती है और एक सबसे प्राचीन संस्कृति पूछी जाती है। तो इस तरीके से आपको संस्कृतियाँ, अब उसमें हम आपको बता देते हैं थोड़ा संस्कृतियों के बारे में। अगर बताएं तो देखिए, तो सबसे पहले हो गई आहार, फिर कायथा संस्कृति हो जाएगी। ठीक है, कायथा इसलिए क्योंकि यहां से लाल पॉलिशदार मृदभांड पाए गए हैं बहुत ही मजबूत अवस्था में, मतलब वो मृदभांड बहुत ही मजबूत थे। तो इस तरीके से यहाँ से रेड कलर के जो मिट्टी के बर्तन थे, उन पर मिट्टी पर जो है जैसे बर्तन बनाया उसको पका लिया बढ़िया से, और फिर उसके बाद उसमें जो है लाल कलर का लेप लगाया है। और वो लेप ऐसा साधारण लेप नहीं है, जो लेप मतलब समझ लीजिए ये सामान्य लेप नहीं था। तो उससे वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो आहार संस्कृति हो गई, फिर उसके बाद एक जो है कायथा संस्कृति हो गई। फिर उसके बाद जो है जैसे एक आपकी लास्ट वाली जो पूछी जाती है वो जोरवे, एक मालवा संस्कृति भी थी। मालवा, बहुत सी संस्कृतियाँ थी लेकिन आपको याद करने में कोई फ़ायदा नहीं है उसको। आप दो अगर याद कर पाए तो वो याद कर लीजिए, और ये याद ही करना होगा। एक ये आहार संस्कृति और एक जोरवे संस्कृति, या इसके आगे लिख लीजिए आप, यह सबसे प्राचीन, यह सबसे पुरानी संस्कृतियों में से है, और यह नवीन संस्कृति है।
नवीन संस्कृति है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि दो संस्कृतियां आपको इसमें याद रखनी है, एक आहार संस्कृति और एक जोरवे संस्कृति है। तो इस तरीके से आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृति में आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है, 3-4 चीज़ें याद रखनी है। तो एक तो याद रखना है आपको कि यहाँ से नवीन ग्रामीण समाज की उत्पत्ति हुई, एक तो ये पता चला आपको। और उसके बाद दूसरा, मतलब ग्रामीण जो समाज है वो यहीं से उत्पत्ति हुई है। पहले ग्रामीण समाज नहीं होता था, क्योंकि पहले तो मनुष्य यहाँ पे रह रहा है, फिर दूसरी जगह रहेगा। और हमने अभी क्या बताया, इससे पहले क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। तो अब जो है पहिए का आविष्कार हुआ, अग्नि के उपयोग परिचित हो गए। तो फिर इस तरीके से अब जो है, और उसके बाद इसमें एक चीज़ और है, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें धर्म से जुड़ाव, धर्म से जुड़ाव लोगों का हुआ। अब धर्म से जब जुड़ाव होगा तो लोग क्या करेंगे, क्राइम कम करना, मतलब कम करेंगे, सॉरी। तो क्राइम को क्या करेंगे, वो कम करेंगे। और फिर उसके बाद उनमें एकता की भावना आएगी। तो जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है कि जैसे सपोज दैट, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एग्जांपल दें तो भारत जैसे अंग्रेजों के कब्जे में था, तो उस समय नेशनलिस्ट की भावना नहीं थी लोगों में, यानी भारतीय लोगों में नेशनलिस्ट की यानी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। तभी अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर पाया। यदि भारत में उस समय राष्ट्रवाद की भावना होती तो क्या वो जो है कब्जा कर पाते, नहीं कर पाते। वैसे ही एक धर्म होता है, धर्म में क्या होता है कि धर्म भी एक प्रकार का एक जुड़ाव है लोगों का, कि जैसे अगर जब बात चलती है तो कहते हैं हम क्या हैं, कहते हैं हिंदू हैं, कोई कहता है क्या है, मुसलमान हैं। तो इस तरीके से उनकी पूरी कम्युनिटी का जुड़ाव हो जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अब धर्म का दुरुपयोग होने लगता है तो वहाँ पर वो बात अलग होती है, लेकिन धर्म सहायक है मनुष्य के जीवन में। लेकिन अगर धर्म को, कुछ व्यक्तियों ने धर्म को क्या कर दिया है, दूषित कर दिया है। तो इस तरीके से अब धर्म की व्याख्या तो क्या ही करें। तो इस तरीके से, लेकिन धर्म जो है वैसे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है अगर देखा जाए, क्योंकि धर्म कभी नहीं कहता है कि आप गलत काम करें। तो इस तरीके से धर्म से जुड़ाव जो है व्यक्तियों का होने लगा था इस समय। तो मनुष्य एक साथ रहने लगा था इस तरीके से। चलिए ठीक है, ये आपको पता चला। अब उसके बाद हम लोग स्विच करते हैं कहाँ पर, लौह युग में आते हैं, थोड़ा लोहे के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग हटा देते हैं और लोहे के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले लोहे के साक्ष्य। लोहे के साक्ष्य, अब लोहे के साक्ष्य विश्व स्तर पर पहले देखते हैं। विश्व स्तर पर इसकी डेट, सर्वमान्य डेट मानी जाती है 1300 BC के आसपास, यानी 1300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि लोहे के प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन फिर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है 1000 BC। अच्छा, ये सोनभद्र के पास में कुछ प्रमाण पाए गए थे जहां राजा नल के टीलों की खुदाई हुई थी। तो वहीं पर पास में वाराणसी, जिसको काशी के नाम से, प्राचीन नाम है काशी, तो काशी में जो प्रमाण मिले हैं लोहे के, वो मिले हैं चलिए काशी वाला हम पहले बाद में बताते हैं, पहले हम लोग चर्चा करते हैं एटा जिले के अतरंजी खेड़ा वाला। तो एटा जिले के अतरंजी खेड़ा। अच्छा, एटा जिले के जो अतरंजी खेड़ा से जो साक्ष्य मिले हैं खुदाई से, तो वहां से जो प्राप्त किए गए हैं, तो वो डेट आपकी है 1000 BC लोहे के। फिर उसके बाद क्या हुआ है, NCERT
इसने भी अपना एक शोध किया। तो इसने पाया कि जो काशी के निकट जो खुदाई हुई है उसमें, मतलब ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, उस पर काशी याद रखिए। और राजा नल के टीलों में जो है वहीं पर जो है क्या हुआ है कि जब खुदाई हुई है तो पाया गया कि 1500 BC के आसपास लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। कि मतलब जो है सबसे पहले अगर जब देखा गया वहाँ पर तो पाया गया कि 1500 BC के आसपास जो है लोहे का उपयोग किया जाता था यहाँ पर। तो अब इस तरीके से एनसीईआरटी के शोधों के आधार पर यह पाया गया कि जो 1000 BC था लोहे का प्रमाण, उसको 500 और पीछे कर दिया गया, तो अब हो गया है 1500 BC के आसपास। तो लोहे की प्राचीनता, अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हैं, तो काशी के पास में है, ठीक है, वाराणसी के में मिले जो है वो 1500 BC के आसपास डेट है। तो इस तरीके से आपको ये हो याद हुआ। चलिए ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जाते हैं, कुछ थोड़ा झलक आपको दे देते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके प्लेसेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है मतलब समझेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आपके पढ़ने के इंटरेस्ट को बढ़ाए। तो इस तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। वही जो हम लोग इतिहास चर्चा कर रहे थे उसी के बारे में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो एंशिएंट चल रहा था, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। इसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो उसमें प्रागैतिहासिक काल में हमने आपको एक बार हम थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसमें जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले नवपाषाण काल, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, पूर्वपुरा, उच्चपुरा और मध्यपुरा पाषाण काल। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया था उसको, पूर्वपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा में। फिर उसके बाद हम लोगों ने इतना करने के बाद आज हम लोगों को क्या करना है कि मध्य पाषाण काल की ओर अग्रसर होना है। मध्य पाषाण काल हमने बताया, जो कि हमने बताया भी था कि ये संक्रमणकालीन अवस्था है मध्य पाषाण काल। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, मध्य पाषाण काल को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं तो फिर हम लोग नवपाषाण काल पर जो है स्विच कर जाएंगे, ठीक है। नवपाषाण काल पर स्विच करने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे, ताम्र पाषाणिक संस्कृत पर जाएंगे और देन हड़प्पा सभ्यता पर जाएंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों का टॉपिक थोड़ा जो है ज़्यादा गहन रहेगा, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, जुड़े रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और अपना आउटपुट देते रहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने जो चर्चा किया था, तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि चलिए हाँ वो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, वो तो रिवीजन हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पूरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मध्य पाषाण काल एक्चुअली यह अवस्था जो है मध्य पाषाण काल की, इसको शिकार, कृषि एवं पशुपालन का युग कहा जाता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, शिकार तो चल ही रहा था, पहले से ही चल रहा था, और इसमें स्टार्टिंग काहे की हो गई है,
कृषि कार्य की स्टार्ट हो चुकी है। अब कृषि होने लगा है तो आपके कृषि के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन जो करेंगे वो नवपाषाण काल में करेंगे, कैसे नील नदी घाटी में और जौ और जो है क्या नाम उसका जो है गेहूं की खेती की जाएगी सबसे पहले नील नदी घाटी में। तो इस तरीके से वो आपका नवपाषाण कालीन स्थल होंगे, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन अभी मध्य पाषाण काल हम बता रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल का जो समय निर्धारण हमने आपको बता चुके हैं कि जो काल निर्धारण था वो कितना था, इसको हम लोग क्या करते हैं 8000 से 4000 BC इसका काल निर्धारण रखते हैं। और नवपाषाण काल का कितना बताया था 9000 से 1000 BC के आसपास। तो ये नवपाषाण काल को भी साथ ही में जो है उसको समझते चले। तो नवपाषाण काल में देखेंगे नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, दैट इज नियोलिथिक एज। इसको हम लोग कहते हैं मीजोलिथिक एज। तो इस तरीके से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश में हमारा बताने का तात्पर्य कि इसको नियोलिथिक कहते हैं, उसको मीजोलिथिक। अब अच्छा, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वनडे एग्जाम में, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है। सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा था, तो बागौर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। तो ये आपको लिख लेना है, बागौर जो है ये राजस्थान में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। तो ये आपको पता चला, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको लिखा दिया। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हम लिखाएंगे नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम आज ही आपको क्या करेंगे कि हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उस पर जो भी मध्य पाषाणिक स्थल हैं, जो भी पुरा पाषाण काल के स्थल हैं, उनका एक लिस्ट हम लोग जारी कर देंगे और वह आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को हम लोग जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है तो उनको तो हम यहाँ पर बताए दे रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम आती हैं, तो इसलिए उनको जो है हम लोग क्या करेंगे, लेकिन आती हैं वो भी एग्ज़ाम में, लेकिन कम आती हैं कम। तो पहली बात तो ये टॉपिक ही कम आता है। उसके बाद टॉपिक जो आएगा वो जो पूरा पाषाण उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता है वो ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है उससे क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसमें आपको जो है जो इंपॉर्टेंट हो गया वो बागौर हो गया। तो ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल हो गया। तो और इसमें मध्य पाषाण काल में जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है, क्योंकि उसी समय हमने आपको पूरा डिबेट पहले पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं पूरा, उसमें हमने किस तरीके से समझाया था आपको कि यह किस तरीके से संक्रमणकालीन है। तो ठीक है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नवपाषाण काल में। अब अच्छा, नवपाषाण काल जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको कहते हैं नियोलिथिक। नवपाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज कहा जाता है। और नियोलिथिक शब्द 1865 में सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक है जिसका जो बुक भी पूछी जाती है, प्री हिस्टोरिका टाइम, तो ये इनकी पुस्तक है जिसमें इस नियोलिथिक शब्द का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आपको बस कितना याद रखना है कि सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम है प्री हिस्टोरिका टाइम। इसी में इन्होंने नियोलिथिक शब्द का व्याख्या किया था। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये तो हो गया नवपाषाण काल के अंतर्गत थोड़ा सामान्य जानकारी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं थोड़ा और। अब ये देखिए, इस युग में इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, तो उपलब्धियों को यहां पर समझते हैं।
तो ये देखिए उपलब्धियां यहाँ पर, उपलब्धियों में तो सबसे पहली तो उपलब्धि यह है कि इस काल में अग्नि के उपयोग से परिचित, मनुष्य अग्नि के उपयोग से परिचित हुआ। आविष्कार तो हम आपको बता चुके हैं कि पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उपयोग से परिचित नहीं थे लोग। और अब नवपाषाण काल जब आएगा तो उपयोग से भी परिचित हो जाएंगे। यानी सपोज दैट कि उस समय जो मानव होगा वह कच्चा मांस का भक्षण करेगा, और जो वर्तमान में होगा तो वो अपना नमक मिर्चा डालकर बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास पका के खाएगा, तो उसको ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये भी एक प्रकार की क्रांति हुई इस तरीके से देखा जाए। दूसरा जो है इसका महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है वो पहिए का आविष्कार। चल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह इतना इंपॉर्टेंट है कि यह पूरे समाज में क्रांति ला देगा आपका। अब समाज में कैसे क्रांति आएगी तो उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब बताने जा रहे हैं कि पहिए की क्रांति, पहिया खुद एक क्रांति का रूप है, समझ लीजिए एक प्रकार से। कैसे कि अगर पहिया ना होता तो मनुष्य क्या करता कि बहुत भारी सामान या अपना साझो सामग्री या उसने फसल को जो उगाया है, सपोज दैट उसने जो खेती किया है, या उसने अपना जो है, जैसे मान लीजिए महिलाएं क्या करती थी, शहद है या रसद सामग्री जो भी उनका होता था तो वह क्या करती थी, अपना जमा करती थी और उसको जो है अपना महीना 2 महीना 3 महीना होके जो है अपना सेवन करती थी। तो इस तरीके से वो सामान जो है, जैसे या जो भी अपना रहने सहने का जो भी सामान होता था वो अपना जो है पहिए के आविष्कार से बैलगाड़ी में भर के उसको जो है अपना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना, जिससे बहुत बड़ी क्रांति आई इससे। तो इस तरीके से समझेंगे कि पहिए के आविष्कार ने, और जो आप खुद समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार से कितना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जो है और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या हो सकती है, तो और इसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो हैं वो, जैसे बहुत से प्लेसेस खोजे गए हैं। जैसे सबसे पहले अगर जो है अगर देखा जाए किसी धातु का अगर प्रयोग किया गया है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले, तो वह किया गया है तांबे धातु का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। तांबा जब नवपाषाण काल का अंतिम समय था, यानी नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल की और जो समय जा रहा था, तो उससे पहले ही हम लोगों ने क्या किया है कि देखा है कि कुछ प्लेसेस मिले हैं जहाँ से, जैसे मेहरगढ़ हुआ, तो मेहरगढ़ से तांबा गलाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तांबा गलाने के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि तांबा सबसे पहला धातु प्रयोग किया गया मनुष्य के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहली धातु कौन सी प्रयोग की गई थी, तो वो जो है तांबा हुआ। फिर उसके बाद जैसे आपका, अब ये तो हो गया आपका सामान्य चीज़ें जो है इसके अंतर्गत जो भी हो गई। प्लेसेस हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अब और चीज़ें इसमें प्लेसेस जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जैसे प्लेसेस हैं तो उनके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको नोट डाउन करना हो तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें से जो भी आपको नोट डाउन करना हो। बाकी हम क्या करते हैं, लिखा देते हैं थोड़ा यहीं पर। तो कुछ प्लेसेस देखिए हम यहाँ पर लिखाते हैं। एक तो होगा मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये क्वेटा, यानी क्वेटा, ये क्वेटा से 150 किलोमीटर की दूरी पर, यानी ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में, ऐसे समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से समझेंगे तो पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ से तांबे गलाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो ये इसलिए आपका ये प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, या अभी ना लिखिए तो हम आपको PDF में है उपलब्ध कराएंगे, तो आप लिख लीजिएगा उसमें। अभी आपकी केवल समझने का जो है एक पूरा सिस्टम हम आपका तैयार करा रहे हैं, तो आप समझिए अभी केवल। तो मेहरगढ़ हो गया। फिर उसके बाद एक आपका प्लेसेस है बुरजाहोम। बुरजाहोम ये पड़ता है आधुनिक कश्मीर में। अच्छा, इस प्लेस की क्वालिटी क्या है, इसमें क्या ऐसा हुआ है कि जो ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ से सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि मानव के साथ कुत्ते
को दफनाए जाने के साक्ष्य। इस तरीके से बुर्जाहोम आपका बहुत फेमस है। फिर उसके बाद आपके बहुत से प्लेस हैं, गुफा कराल है, और उसके बाद जो है आपका देखिए कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। कोल्डिहवा चावल के लिए फेमस है कि यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं कोल्डिहवा से। तो इस तरीके से आपकी ये प्लेसेस जो है बहुत से प्लेसेस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलिए इसको स्किप करते हैं और हम लोग को प्लेसेस को जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जरूर, अगर इस वीडियो का लाभ लेना है अच्छे से तो ये मान के चलिए आपको टेलीग्राम पे जाना ही पड़ेगा। उसका कारण है कि मान लीजिए जितना हमने बता दिया ये सब है, इसके बाद आगे का जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पर ही मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि प्लेसेस अगर यहाँ पर डिस्कस करने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय हम आपको जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बाकी सब टेलीग्राम पर मिलेगा। तो इस तरीके से ठीक है। तो ये हुआ आपका जो है ये। अब इसके बाद हम लोग स्विच करते हैं, ये तो हो गया नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो अब तो ये चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद आते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर आते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? पहली बात तो यही हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि चूंकि सिंधु नदी के दाएं बाएं, मतलब सिंधु नदी के स्पष्ट कहें तो किनारे ही सबसे ज़्यादा गांव पाए गए हैं, मतलब या जो भी प्लेसेस पाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए हैं। लेकिन इसको नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर पड़ता है? हालांकि रावी भी जो है सिंधु की सहायक नदी है। तो इस तरीके से हम आपको बताएं तो हड़प्पा जो है इसलिए कहा जाता है सिंधु सभ्यता को क्योंकि यह सबसे पहला खोदा जाने वाला प्लेस था, जिसकी खोज जो है, इसको हड़प्पा को सिंधु सभ्यता किस लिए कहा जाता है, हमने आपको बताया कि यह सबसे पहला प्लेस था, यानी यह सबसे पहला स्थल था जहाँ पर खुदाई हुई और जिससे यह स्थल प्राप्त हुआ। तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा किसके निर्देश पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जॉन मार्शल के निर्देश पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो अब हम आपको बताते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह लगभग कहीं कहीं पर मिलता है 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली, तो कहीं कहीं पर 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैली व्यवस्था त्रिभुजाकार आकृति की है। बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभुजाकार आकृति, इसको त्रिभुजाकार आकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभुजाकार आकृति। सॉरी। तो इस तरीके से आपको पता चला कि ये त्रिभुजाकार आकृति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यह जैसे मान लीजिए जो, अब ये तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 16 लाख या 20 लाख या 18 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है, तो ये तो आप अपने जो है मेंस में जैसे जो भी मेंस अपना लिखें तो उसमें लिखने के लिए लगभग शब्द का यूज़ करें और बस उसमें लिख डालें, तो ये तो हो गया उसमें। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता किस आकार की थी, षटकोणीय आकार की, चतुर्भुजाकारी या जो है त्रिभुजाकारी, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आपको जो है बताना है कि त्रिभुजाकार आकृति का। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जैसे जो सिंधु सभ्यता थी वह किस तरीके से फैली थी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर ये भारत है, इस तरीके से भारत है। अब इसमें जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर ये इस तरीके से, अब इसमें इसका पूर्वी किनारा, जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ओके, तो इस तरीके से ये हुआ जाकर भारत का नक्शे में। अब यहाँ पर जैसे जो ये पाई गई सभ्यता है, तो ये पाकिस्तान आप ले लीजिए, यहाँ पर ये इसका पाकिस्तान इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से पाकिस्तान मान लीजिए आप सपोज दैट। तो अब ये जो व्यवस्था पाई गई है वो लगभग ऐसे क्षेत्र में पूरे, और ये यहाँ से न लेकर आप यहाँ से लीजिए, ये इस तरीके से पाई गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसमें जो है ये सब ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब हम आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि इसका पूर्वी किनारा कौन सा है, इसका पश्चिमी किनारा कौन सा है। तो इस तरीके से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ये हम आपको चारों किनारे इसके बता देते हैं, जो वनडे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सब क्वेश्चनों का। कि जैसे इसका पूर्वी किनारा इसका आता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्लेसेस आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद जो है जो उत्तरी किनारा है, तो उत्तरी किनारा हम इसको जो है पहले हटा देते हैं 16 लाख को। अब उत्तरी किनारा हम लोग लिख लेते हैं। तो उत्तरी किनारा इसका है मांडा, जो कश्मीर में पड़ता है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये मांडा है, और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है प्लेस, यानी उत्तर प्रदेश में भी एक प्लेस है उसका नाम है मांडी, तो वो उत्तर प्रदेश का प्लेसेस है। जबकि मांडा कहाँ है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग, मांडा उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद इसका जो है जो पश्चिमी किनारा है वो सुतकांगेडोर, ये हो गया इसका उत्तरी किनारा। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया मांडा, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, और ये महाराष्ट्र में एक प्लेस, यहाँ पर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में एक प्लेस पड़ता है, तो इसका दक्षिणी किनारा हो जाता है दायमाबाद। ठीक है, तो दायमाबाद हो जाता है इस तरीके से। तो अब आपके 4 पॉइंट हो गए। एक तो सुतकांगेडोर हो गया, ये पश्चिमी किनारा हो गया, ये पड़ता है पाकिस्तान में है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान में ये पड़ता है, तो इस तरीके से पाकिस्तान हो गया। ये पूर्वी किनारा आलमगीरपुर यहाँ आसपास उत्तर प्रदेश के आसपास में पड़ता है, और उसके बाद जो है ये मांडा हो गया, ये कश्मीर में हो गया, और ये दायमाबाद हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। तो इस तरीके से आपके जो है हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का ये चारों प्लेसेस हो गया। अब ये जो है इसके मेन महत्वपूर्ण फैक्ट हम बता चुके हैं आपको, जितना भी फैक्ट्स था तो वो हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद जो है इसमें प्लेसेस आते हैं, फिर उसके बाद आएगी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये कैसे थे कैसे नहीं थे, तो इनका कैसे किन किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, ये सब जो है चर्चा वाला पॉइंट है। इनमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जब चर्चा कर लिए हैं इतना, तो फिर इसके बाद इसको हम लोग हटा देते हैं इसको, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर देखते हैं।
चलिए, अब चलिए ये हो गया हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा स्थल हो गया। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और रावी नदी के तट पर था हड़प्पा नगर जो है था, तो ये आपको पता होगा, रावी नदी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी? तो वो ध्यान रखना है, रावी नदी। चलिए अब आ जाइए मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के तट पर पहले पड़ेगा? तो ये तो सिंधु नदी के तट पर पड़ेगा, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, जो यह प्लेसेस है, तो वह प्लेस जो है आपका किसने खोजा था? 1922 में राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा यह प्लेस खोजा गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मोहनजोदड़ो। और इसमें जो है, जैसे जो भी चीज़ें हैं वो बहुत विकसित अवस्था में पाई गई। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम लोग बात करें कि नगर व्यवस्था जो थी वो बहुत ही उत्तम किस्म की थी नगर व्यवस्था। उसमें जैसे मान लीजिए नालियाँ ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। नालियाँ, ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को समकोण पर काटना। नालियाँ जैसे क्या होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये मुख्य नदी सॉरी मतलब जो है क्या कहते हैं, रोड है, मुख्य रोड है, और यहाँ पर ये मतलब जो है इसकी क्रॉस रोड है सपोज दैट, ठीक है। इस तरीके से ये क्रॉस रोड है, ठीक है, ये क्रॉस रोड है। अब इस तरीके से जो यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कि ये तो हो गया पूरा जो है मुख्य गली हो गया। दूसरा बनाते हैं चित्र आपके लिए। ये इस तरीके से सही है। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए यहाँ पर मकान एक बना हुआ है, ये मुख्य मार्ग है ये वाला, और ये एक गली है। तो अब देखिएगा जो दरवाजा होगा वो इनका गली में रहेगा। ये यहाँ पे दरवाजा रहेगा, गली में दरवाजा रहेगा, और मुख्य रोड की तरफ विंडो रहेगी। तो ये तो हो गया इनका मकान बनाने का तरीका। फिर उसके बाद हो गया कि जैसे जो इनकी नालियाँ होती थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित होती थी। जैसे एक दूसरे को समकोण पर काटने का मतलब, जैसे मान लीजिए अब जैसे ये नाली है, ये पूरी ऐसे करके नाली आ रही है, और फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए वो पहले वाला जो चित्र बनाया था हम लोगों ने ऐसे करके, तो ये मान लीजिए यहाँ पर नालियाँ मिल रही हैं। तो इस तरीके से ये देखिए इधर एक निकल गई, एक इधर निकल गई है, ठीक है। लेकिन ये पूरा जो है रहती क्या थी, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मतलब है, और पूरा ये कवर्ड रहती थी। पहली बात तो ये है कि कवर्ड, पूरा ये सब पूरा कवर्ड रहता था एरिया। तो इस तरीके से पूरी नालियाँ जो एकदम कवर्ड पर रूप से बनी हुई थी नालियाँ। और उसके बाद जो है जैसे जो ग्रिड प्रणाली पर आधारित है, उनको ज्यामिति का ज्ञान था। इससे ये भी पता चलता है कि उनको ज्यामिति का ज्ञान कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी ना वो जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही हैं सड़कें, या मतलब जो है नालियाँ भी जो है। तो इस तरीके से बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। अगर देखा जाए तो ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, यह प्रथम नगरीय क्रांति है। हालांकि अब इसमें अब हम क्या बताएं आपको कि जो है इसमें अभी लिपि नहीं पढ़ी गई है। अगर लिपि पढ़ी जाए तो इतिहास ही बदल जाए। इसकी जैसे जो लिपि है बूस्टो-फ्रीडन है, और बूस्टो-फ्रीडन जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जिसको कहते हैं गौमूत्रिका पद्धति, ठीक है। तो अब ये अभी जैसे सबसे पहली जो लिपि मनुष्य के द्वारा जो पढ़ी गई है वो खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब लिपियाँ पढ़ी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है ये लिपि नहीं पढ़ी गई हैं ये वाली। तो इसलिए इनको अभी जो है ये लिपि के अभाव में अभी ऐसे ही साक्ष्यों पर निर्भरता है बनी हुई है। तो साक्ष्यों पर जब निर्भरता बनी है तो बहुत एकदम क्लैरिटी या क्लैरिफिकेशन नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ अनुमान है कि ऐसा ही रहा होगा। और ऐसा
प्रमाण पाए गए हैं तो इसलिए कहा जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, पहली बात तो ये है। अब हम लोग इसमें बचा जो काम है, जैसे मान लीजिए आपका कालीबंगा हुआ, चनहुदड़ो हुआ, रोपड़ हुआ, या राखीगढ़ी हुआ, ठीक है, या बनवाली हुआ, या जितने भी प्लेसेस हुए, अब इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं वो हम आपको कल बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको जरूर। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आता है सामाजिक स्थिति से भी, और उसके बाद इसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें लोग अपने पास, मतलब इसी में आपका आ जाएगा कि सबसे पहला मतलब उन्होंने कौन कौन सी वो फसलें करते थे, क्या खेती करते भी थे कि नहीं करते थे, ये सब आएगा उसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन में। तो इनका जो हम लोग जो है पूरा व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे तो फिर उसमें हम लोगों को समझ में आया कि पशु पालते थे, तो पशुओं में सबसे प्रमुख पशु कौन सा पालते थे। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए जो पूजा करते थे, जैसे ताम्रपाषाण काल में माता देवी की पूजा करते थे, तो यहाँ पर भी आपको असर दिखेगा कि ताम्रपाषाण काल की तरह यहाँ पर भी माता देवी की पूजा होगा, और उसके बाद जो है ये प्रकृति के पूजक ज़्यादा रहेंगे, और उसके बाद मातृ देवी की, अच्छा यहाँ का जो समाज होगा वो मातृ सत्तात्मक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पुरुष भगवान की या पुरुष देवताओं की पूजा कम है, और महिला मतलब यानी देवियों की पूजा ज़्यादा है, तो ये पाया जाता है, इसलिए इसको मातृ सत्तात्मक कहा जाता है। इसलिए जो है मातृ देवी मतलब माता देवी के रूप में ज़्यादा पूजी जाती थी, तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे जो सिक्के पाए गए हैं, मोहरें पाई गई हैं, और उसमें जैसे मान लीजिए जो इनका सबसे पवित्र जो है वो क्या उसको कहते हैं कि पशु है, तो वो एक सींग वाला गैंडा है, तो उसको मोहरें मिली हैं, उस पर ये अंकित है। तो इस तरीके से ये सब जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म करने के बाद सॉरी हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग आ जाएंगे वैदिक सभ्यता पर आ जाएंगे। अच्छा, वैदिक सभ्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इधर जो है जैसे इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ें एक पृष्ठभूमि आपको तैयार करा दें, ताकि आप जो है सीक्वल से पढ़ते जाएं। और उसके बाद फिर हम लोग जो वैदिक सभ्यता में आएंगे, वैदिक सभ्यता में भी हम लोग चर्चा करेंगे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वैदिक सभ्यता के बारे में, कि जैसे सभा समिति विदत और ये सब क्या चीज़ें होती थी, फिर वेद होता था तो पुराण क्या होता था, तो फिर वो मतलब जो है सब पूरा सब सिस्टम से एक बार जो है समझाएंगे उसको। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में तो हम लोग इतना ही रखेंगे। बस यही मतलब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। और उसके बाद एक और जो है सूचना है आपके लिए कि हम एक और आपका जो है बैच स्टार्ट करने, देखिए आपका जो है यूट्यूब पोर्टल पर अब देखिए बैच स्टार्ट हो चुका है। एक तो रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है, एंशिएंट तो हमारे द्वारा पढ़ाई जा रहा है, और एंशिएंट को तो हम पूरा एकदम पूरा फिनिश ही करेंगे, फिर उसके बाद ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी मेडाइवल और या मॉडर्न जो भी पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका सॉरी एंशिएंट पूरा फिनिश करेंगे। इसी के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ला रहे हैं। मैथ का जो है बैच आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, और मैथ को सिस्टमेटिक तरीके से हर एग्ज़ाम के लिए, मैथ तो आपकी हर एग्ज़ाम में आती है, और हम आपको चैप्टर वाइज पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये बताना था। और उसके बाद जो है जो भी आपको मैटर मिलेगा तो उसके लिए टेलीग्राम, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हम आपके टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, और टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। और उम्मीद है आज ही हम आपको जो है उस पर कुछ ना कुछ जो है जो आपका स्थल है उनको स्थल को डाल देंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।